नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देख रहे हैं और उसी सीरीज़ में हम लोग 73 पार्ट को देखेंगे। डेली आंसर राइटिंग का ये है और यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 का यह आंसर राइटिंग का पार्ट है दोस्तों। और आज की डेट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। और यह वीडियो कैसा है इसके लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे ये है जो आंसर राइटिंग सीरीज़ है दोस्तों, बीओ एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप बीओ और पीसीएस मेंस का चल रहा है, तो उसी में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आज का जो प्रश्न है दोस्तों वो आपका पेपर 4 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 145 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है, ठीक है। प्रश्न को लिखने से पहले जैसे ग्रामर की गलतियाँ जो होती हैं वो नहीं होनी चाहिए आपके उत्तर में। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तो इन तीनों में अगर एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसके साथ में क्या है, कुछ चीज़ों को और भी खास ख्याल रखना है कि जैसे जो आपके उत्तर में लयबद्धता होनी चाहिए। पैराग्राफ और पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखिए। और क्या सावधानी है कि जैसे जो शब्दों का चयन होता है दोस्तों वो आपका अच्छा होना चाहिए। कोटेशन का आप लोग ज़रूर उपयोग करिए, ठीक है। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के मूल्यों से संबंधित कथनों को बताते हुए वर्तमान में इन मूल्यों की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद के मूल्य या उनके कथन कौन से थे, ठीक है। तो सबसे पहले उनके कथनों को बात करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग उसी से संबंधित जो उन्होंने कथन कहे थे उनसे संबंधित चीज़ों को वर्तमान में मूल्य जो प्रासंगिक हैं या नहीं हैं, इन चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए विवेकानंद जी ने क्या कहा था। देखिए उनके मूल्यों की जहाँ तक बात करते हैं तो सबसे पहली बात यही आती है कि जब तक लाखों लोग भूखे हैं, भूखे जीवन बिता रहे हैं, तब तक मैं प्रत्येक भारतीय को देशद्रोही मानता हूं। तो यह विवेकानंद जी कहते थे कि जब तक अगर जो लोग भी, हमारे यहाँ लाखों लोग भूखे जीवन बिता रहे हैं, तो इसमें किसका कारण माना जाता है कि जैसे जो लोग कर सकते हैं तो उनको गरीबों के लिए करना चाहिए, ठीक है। जो अब विवेकानंद जी के कहने का मतलब ये था कि प्रत्येक भारतीय को मैं दोषी मानता हूं क्योंकि उनकी वजह से वो लोग भूखे सो रहे हैं। अगर वो चाहें तो सभी की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो ये उनका मानना था विवेकानंद जी का कि जब तक लाखों लोग भूख से जीवन बिता रहे हैं तब तक प्रत्येक भारतीय को मैं देशद्रोही मानता हूँ। वह विवेकानंद जी कहते थे कि सभी धर्मों को समान रूप से देखना चाहिए। कि जैसे आपके पास में कोई मुस्लिम व्यक्ति है जिसको सहायता की ज़रूरत है तो आपको करना चाहिए। कोई हिंदू व्यक्ति है या जैन है, पारसी है, तो सभी धर्मों के व्यक्तियों को आपको मदद जब देते हैं तो समान रूप से, समभाव रूप से देखना चाहिए। और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके लिए भी आपको कार्य करना चाहिए। ये बातें विवेकानंद जी के द्वारा बोली जाती थी। दूसरा कथन क्या है कि जैसे हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं तो दूसरों का भला करें। तो यहीं से हमारे हृदय की शुद्धिकरण की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये ऐसी बातें विवेकानंद जी के द्वारा कही जाती थी कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, हम जितनी बार बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो हमको उतनी बार दूसरों का भला करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। और यहीं से जब आप किसी को अच्छा करते हैं, किसी के साथ में अच्छा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आपका हृदय के एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी स्टार्ट होती है। आपके अंतर मन में खुशी मिलती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे जब आप किसी व्यक्ति की या गरीब व्यक्ति की या कमज़ोर व्यक्ति के तबके की अगर मदद करते हैं तो ऐसी स्थितियों में क्या है, ऐसी स्थितियों में आपका अंतर मन यानी अंतर हृदय से आपको खुशी महसूस होती है, आपका हृदय परिवर्तन होता है, ठीक है।
इसके साथ में और क्या कहते थे विवेकानंद जी? विवेकानंद जी के अनुसार कि जैसे किसी की निंदा ना करें, मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी से गलती हो जाती है तो उसको माफ़ कर दीजिए, किसी की बेवजह आलोचना नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, और हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। आपका मदद के लिए हाथ जरूर बढ़ाना चाहिए। अपने छोटे भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। ऐसी बातें विवेकानंद जी के द्वारा कही जाती थी। और क्या कही जाती थी कि जैसे धन को दूसरों की भलाई में लगाइए, कि जैसे आपके पास में अगर एक्सेस में पैसा है तो आप दूसरों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में लगाइए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करिए। तो ऐसी बातें विवेकानंद जी के द्वारा कही जाती थी। ठीक है। और क्या कही जाती थी कि जैसे जो अच्छे मूल्यों का है वो विकास करिए। विवेकानंद जी के द्वारा कहा जाता था कि आप ऐसे कार्य करिए जिससे आपके अंदर एक अच्छे मूल्यों का विकास हो। ठीक है। तो ये बातें कही जाती थी। अगर ओवरऑल में बोलेंगे कि इनकी बातों का जो सार है वो निकलता है कि आप किसी को भूखा देख रहे हैं तो उसकी मदद कीजिए, आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, आप किसी की निंदा ना करें, लोगों की मदद करें। तो ऐसे में क्या है, आप सत्यनिष्ठ होने चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, आप कर्तव्य परायण होने चाहिए, आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, आपके अंदर हर तरीके से किसी भी जो मजबूर व्यक्ति है या जिसको आवश्यकता है किसी भी प्रकार की मदद की, तो आप उसके लिए, कमज़ोर तबके के व्यक्ति के लिए आप कार्य करिए। तो ऐसी बातें विवेकानंद जी के द्वारा कही जाती थी। ठीक है। इसके साथ में क्या है कि जैसे विवेकानंद के मूल्यों की प्रासंगिकता। तो अब देखिए जहाँ तक प्रासंगिकता की बात करते हैं तो देखिए इनके द्वारा जितनी भी बातें कही गई हैं तो यहाँ पर नैतिकता से भरी बातें कही गई हैं और नैतिकता से युक्त बातों का बोध होता है हमें कि क्या सही है क्या गलत है। आपको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जितने कहते हैं ना कि चाहिए वाले वर्ड यहाँ पर आते हैं। ठीक है। तो सॉरी, कहने का मतलब यही है कि नैतिकता का बोध इनकी जितने भी विचार थे उनमें दिखाई पड़ता है। लोगों की सेवा भाव का जैसे देखिए जो ये मूल्य हैं वर्तमान में भी प्रासंगिक है। आपको सिविल सेवा में जाते हैं, लोक सेवा में जाते हैं तो आपको क्या है, आपको नैतिकतापूर्ण कार्यों को करना होता है। नैतिकता मूल्यों का समावेश आप में आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है। ये बातें कही जाती हैं। सेवा भाव तो आपका एक सिविल सेवक के लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होता है। सेवा की भावना प्रत्येक मनुष्य में जरूर होनी चाहिए। और जब आप एक अधिकारी बन जाते हैं तो आपकी चीज़ें जो हैं, वो जो कार्य हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाने चाहिए, क्योंकि सेवा भावना जब तक नहीं रहेगी तब तक आप सभी वर्गों को समान रूप से, सभी धर्मों के लोगों को आप समान रूप से सेवाएं नहीं दे पाएंगे। तो आपके अंदर अगर सेवा भाव नहीं है तो आप एक अच्छे सिविल सेवक नहीं बन सकते। ठीक है। आपके अंदर बस पैसा कमाने का लालच है या जो भी चीज़ें हैं, आपको जो अधिकार कार्य दिए गए हैं उनको अगर सही तरीके से जो भी अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अगर कार्यों को क्रियान्वित नहीं करते तो सेवा भाव की भावना नहीं पाई जाती। तो इन मूल्यों का भी प्रासंगिकता जो है वर्तमान में लोक सेवा और समाज में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और क्या कही जाती हैं चीज़ें कि तटस्थता। ठीक है। तटस्थता का मतलब यह है कि न्यूट्रलिटी, आप न्यूट्रल रहिए, जो चीज़ें सही रूप में है, जो सही चीज़ है उसको बताइए। ईमानदारी, सभी के प्रति ईमानदार रहिए, वस्तुनिष्ठ रहिए। कहने का मतलब यह है कि अफवाह या पूर्वाग्रहों से ग्रसित मत रहिए। जो फैक्ट है उसी पर बात कीजिए, तर्कों पर आधारित बात कीजिए, प्रमाण के साथ आप बात कीजिए। ठीक है। लोक सेवा के प्रति समर्पण जो है वो हमेशा रहना चाहिए। हमेशा आप लोगों को सदाचार करने वाला होना चाहिए, सत्यनिष्ठा है, सत्य के मार्ग का अनुसरण है। तो ये सारे के सारे मूल्य जो हैं जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हैं। ठीक है। जैसे आपको क्या आ जाता है कि आप सभी से अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश कीजिए। ठीक है। सभी प्रकार से जब आपके एक अंदर एक अच्छे गुणों का समावेश होगा, एक अच्छे मानवीय मूल्यों का अगर समावेश होगा तो आप अच्छे से रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, अच्छे से सभी के साथ में बर्ताव करेंगे, अच्छे से लोगों के साथ रहकर आप अच्छे से समय को बिताएंगे।
सभी धर्मों के साथ समान रूप से आप व्यवहार करेंगे तो वर्तमान में विवेकानंद जी के मूल्यों की जो प्रासंगिकता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको बीयू का मेंस शुरू हो गया है, यूपीपीसीएस मेंस 2019 और 20 का अलग अलग चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या जो है आपका 146 है। 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। अच्छी तरीके से इस प्रश्न को लिखिए आप लोग। 100 जितनी, जैसे मान लीजिए आपको जितनी शब्द सीमा में आपसे कहा जाता है तो उतनी ही शब्द सीमा में लिखिए, ज़्यादा कम नहीं, न ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो एक बैलेंस उत्तर आपका होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में हाल ही में चर्चा में है कि खाद्य सुदृढ़ीकरण से क्या आशय है, इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को बताइए। तो देखिए खाद्य सुदृढ़ीकरण या फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस उत्तर को लिखने से पहले जैसे जो सावधानियां हैं, ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं, तो अगर वो आपसे होती हैं तो वो अक्षम्य होती हैं, क्योंकि देखिए ग्रामर की गलती बहुत ही बेसिक गलती होती है और बहुत ही ब्लंडर करती है, तो ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि जैसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ में और भी कई चीज़ें हैं कि जैसे आप जो चीज़ें हैं, जो शब्दों का चयन है वो आपका अच्छा होना चाहिए। इसके साथ में जो लयबद्धता है, एक सीक्वेंसिंग जो होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे डेटा और डायग्राम का भी प्रयोग करिए, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को प्रभावित कर सकें, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए खाद्य सुदृढ़ीकरण से क्या आशय है, इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को बताइए। इसमें 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से सीक्वेंसिंग में आप लोगों को लिखना है। देखिए फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो देखिए खाद्य सुदृढ़ीकरण से तात्पर्य है कि खाद्य पदार्थों में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों को समावेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खाद्य सुदृढ़ीकरण कहलाती है। देखिए वर्तमान में अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें अब पोषक तत्वों की मात्रा नहीं रह गई है, या है भी तो बहुत कम है। तो इसको किस तरीके से, जैसे बाहर से हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं अलग अलग तत्वों के, विटामिन्स के, मिनरल्स के, तो ऐसा ना लेना पड़े। जो हमारा खाद्य हो, जो खाद्य सामग्री है, वही इतनी बेहतर हो कि उसी पदार्थ में, उसी खाद्य पदार्थ में सारी की सारी चीज़ें, पोषक तत्व होने चाहिए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है, खाद्य सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। ये जैसे मान लीजिए जो यह प्रक्रिया है, ठीक है, जो खाद्य सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया है, तो इसमें ये पोषक तत्व तो खाद्य प्रसंस्करण से पूर्व भी हो सकते हैं और पश्चात भी हो सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। कहीं ना कहीं अगर आप जिस समय बुआई करते हैं, अच्छी फसल का उत्पादन करते हैं, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा पूर्ण होनी चाहिए। आप बाहर से उसमें ऐड करते हैं, किस तरीके से करते हैं, जिससे क्या है कि लोगों के खाद्य पदार्थ जो मिलता है, उस खाद्य पदार्थों के सुधार की प्रक्रिया जो है, सुधार के सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो लोग हैं, लोग खाद्य पदार्थों को मतलब यूज़ करते हैं, जैसे जो प्रसंस्करण उद्योग हैं, तो उनमें क्या है, आपको अलग से एक जो पोषक तत्व होते हैं उनका समावेश करिए, ठीक है। पोषक तत्वों का सुधार और सामाजिक सांस्कृतिक स्वीकार्य तरीके से होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी चीज़ आप खाद्य सामग्री है, तो ऐसी चीज़ें मिलाइए, ऐसी चीज़ें बनाइए कि जो समाज और संस्कृति के अनुसार स्वीकार्य हो। अब ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अंडे नहीं खाता तो उसको आप अंडे खिलाएंगे, या जो वेज खाता है या नॉनवेज नहीं खाता तो उसको आप नॉनवेज खिलाएंगे आप पोषक तत्वों के नाम पर। तो ये चीज़ें गलत हैं। कहने का मतलब ये है
है कि जो समाज और संस्कृति के अनुसार जो चीज़ें सही हों उनको करना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे जो निर्धारित मानक हैं उनके अनुसार जो पोषक तत्व होते हैं तो पोषक तत्वों का समावेश करना चाहिए और निर्धारित मानकों के अनुसार समावेश करना चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने पहले से ही खाद्य पदार्थों में आपने जो आपने पोषक तत्व हैं उनका समावेश किया, वो चाहे आपके फसल उत्पादन के स्तर पर हो या बाद में हो, ठीक है। किस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट या खाद्य पदार्थ को बनाते हैं उसमें आप कौन कौन से पोषक तत्वों का समावेश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बाद में जो लोग सप्लीमेंट्स या पोषक तत्व के टैबलेट्स होती हैं या अन्य चीज़ें जो होती हैं तो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं तो अलग से लेना पड़े तो उससे क्या है उसकी लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, जो भी खाद्य पदार्थ होगा उसी में अगर पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा मिली होगी तो और भी ज़्यादा लागत प्रभावी होगा और व्यक्तियों को, जो लोग हैं, लोगों को त्वरित परिणाम भी देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बिस्किट खाते हैं आप, तो बिस्किट के आज की डेट में ज़्यादा उसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते। अब यहीं पर कंपनी क्या करे, कंपनी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को बनाने लगे और उसी में अच्छे पोषक तत्वों का समावेश करने लगे, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, ऐसी स्थितियों में इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खाद्य सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। और ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि जो खाद्य पदार्थ है वो लागत प्रभावी भी होगा और जो त्वरित परिणाम भी देगा मनुष्यों में, ठीक है, दिखाई भी देगा सारी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें अच्छे तरीके से कार्य कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए फूड फोर्टिफिकेशन की चुनौतियां क्या हैं, तो जैसे देखिए हमारे यहाँ क्या है, खाद्य पदार्थों की प्रकृति, तो हमारे यहाँ स्वैच्छिक प्रकृति है। जैसे राज्य क्या है, राज्यों के ऊपर भी स्वैच्छिक कर दिया गया है कि आप इसको अलाउ करवाइए, लागू करवाइए या ना करवाइए, ये आपके ऊपर है। या निजी संस्थान, जितने प्राइवेट कंपनियां होती हैं तो उनमें भी यही है। तो जो ये मानक और जो ये प्रावधान किए गए हैं तो इनका सीमित रूप से इनका चीज़ों पर प्रयास किया जा रहा है, अच्छे बड़े पैमाने पर इन कार्यों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा क्या है कि जैसे जो राज्य होते हैं, राज्यों द्वारा अकुशल कार्यान्वयन किया जा रहा है, मतलब जो भी खाद्य सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में जो चीज़ें हैं तो राज्य क्या कर रहे हैं, वो चाहे स्टेट की बॉडी हो या सेंटर की, मतलब कोई भी योजना को अच्छी तरीके से जो खाद्य सुदृढ़ीकरण की या फूड फोर्टिफिकेशन की जो एक प्रक्रिया है उस प्रोसेस को नहीं अपनाया जा रहा, सही तरीके से नहीं अपनाया जा रहा। लोग क्या कह रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं, कैसे पोषक तत्वों को खरीदेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे। तो ऐसे में क्या है, राज्यों द्वारा एक अकुशल कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। और क्या है कि जैसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको फसाई भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यह जो संस्थान है, तो संस्थान क्या कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास लोगों की कमी है, हमारे पास संसाधनों का अभाव है। तो ये भी चुनौतियाँ जो फूड फोर्टिफिकेशन है उसके समक्ष आती है। और अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। लोगों को जागरूक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जागरूकता वाला जो चीज़ें हैं ये सरकार को सेंटर और स्टेट के लेवल पे करनी पड़ेंगी, प्राइवेट कंपनियों को भी करना पड़ेगा, नागरिक समाज को भी इसमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और फूड फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। सरकार को अपने स्तर पर कार्य करने होंगे, जो संसाधन है, जो लोग लगेंगे उनकी उपलब्धता सरकार, स्टेट गवर्नमेंट सुनिश्चित करे। तो इस तरीके से यह मुख्य चुनौतियां हैं फूड फोर्टिफिकेशन के सामने, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिखिए, ठीक है। करंट अफेयर का प्रश्न था, 146 नंबर प्रश्न है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को अच्छे से लिखना है, ठीक है। अच्छे से दोस्तों आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि देखिए अब ये जो समय मिला है इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करते रहिए। जो लोग भी बीईओ और यूपी पीसीएस मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई, या तो इस नंबर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।